विधायक जी, हमारे नजर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सभी और आपके दर्शकों का भी मेरा नमस्कार। कल जैसा कि लॉयंस क्लब में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें विशेषकर कौन से मुद्दों पर जोर दिया गया? देखिए, इस बार जैसे प्रदेश में विस्तारित कार्यकारिणी थी, इसी तरह से राष्ट्र के उसमें भी थी, अब जिले में भी ये विस्तारित कार्यकारिणी हुई है। इसमें मुख्य रूप से अतिथि डॉक्टर सुधा यादव, जो पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य है, पूर्व सांसद है, वो थी, और दूसरा हमारे हिसाब से प्रदेश के सचिव कैप्टन भूपेंद्र जी आए हुए थे, और एक नसीब अहमद जी हमारे प्रभारी, और हमारे सब क्षेत्रीय नेता उसमें थे। तो उसमें जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पारित होता है, उसका समर्थन होता है, और आगे की रणनीति चुनाव में क्या है वो बनाई जाती है, और पीछे की जो समस्याएं थी उन पर चर्चा होती है। तो इसलिए कल एक अच्छी जिले की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसमें बधाई देना चाहूँगा, विशेषकर जिले की टीम का। इसमें कुछ कार्यकर्ता अनुपस्थित थे, तो उनका क्या कारण हो सकता है? जैसे बनवारी लाल जी इसमें उपस्थित नहीं थे, और एक विशेष गुट के जो व्यक्ति थे, जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और टिकट के दावेदार भी हैं, वो भी इस कार्यकारिणी में शामिल नहीं थे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब व्यवस्थाएं अलग अलग दे रखी है। सभी नेताओं को कहीं ना कहीं किसी की कहीं ड्यूटी लगी होती है। तो इसमें ये बहुत छोटी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी ने सबको काम दे रखा है। मेरे को भी जैसे महेंद्रगढ़ भिवानी का काम दे रखा है, डॉक्टर बनवारी लाल को भी, और दूसरे जिलों के काम दे रखे हैं, तो उनमें भी जाना होता है, और ये कोई छोटी मोटी बातें हैं। जैसा कि आपने बड़े जोर शोर से डॉक्टर अरविंद शर्मा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने काफी प्रचार करा, और तीन बड़ी रैलियां भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद शर्मा जी वहां से मतलब उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा, खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, इस बार जो कांग्रेस ने नैरेटिव तैयार करा झूठ का बुलंदा, आपने देखा कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इस तरह से जो प्रोपगंडा चलाया, और दूसरा प्रोपगंडा उन्होंने जो था कि सब किस तरह से अनैतिक चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया, साम दाम दंड भेद के द्वारा। और इस बार जब वो नैरेटिव तैयार हुआ कि भाई अरविंद शर्मा जी आए नहीं थे, तो उसको वो बनवा के दोनों तीनों चीज़ों को मिला के, और मैं नहीं समझता कि हमारी कहीं कोई हार हुई है, क्योंकि हम बराबर खड़े। तो अभी जैसे लोकसभा की जो 10 सीटें थी हरियाणा की, उनमें दोनों को, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 5-5 जगह विजय प्राप्त हुई। तो क्या इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में जो मुकाबला होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वो प्रदेश में काफी तगड़ा होगा मतलब? तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पूरे हरियाणा में ही उन्होंने इस तरह का नैरेटिव तैयार करा कि भाई संविधान को, आरक्षण को, और जैसे मैंने कहा कि जो प्रलोभन इस चुनाव में नहीं देने चाहिए थे, वो जनता को कांग्रेस ने दिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है, जब से निरंतर जो केंद्र में सरकार होती है वही प्रदेश में सरकार होती है, और उसके जो मुद्दे हैं पार्लियामेंट के अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। तो जहाँ नेशनल मुद्दे थे वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे भी जुड़ेंगे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, इसमें कतई दो राय नहीं। आज लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है।
तो इस बार भी आप कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने के दावेदार हैं। तो आपकी जो 2.5-3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने, तो उस बारे में आपका क्या कदम है? नहीं, इसमें तो देखिए कदम की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ विधानसभा का, हम तो उसी दिन से कदम पे दर कदम चल रहे हैं और हमारे विकास के मुद्दे भी इसमें रहेंगे। जो कोसली में जो विकास कार्य हुए हैं, आज 1150 करोड़ रुपए के विकास कार्य कोसली में हो रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ चल रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उतना अब विधानसभा उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने नैरेटिव बना रखा है। रेवाड़ी विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ भाजपा के 2 गुट हैं। एक को राव इंद्रजीत का समर्थक गुट माना जाता है और दूसरा जो राव इंद्रजीत के अगेंस्ट है, मतलब जो राव इंद्रजीत से नाराज है, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी में ग्रुप है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टिकट वितरण में राव इंद्रजीत की चलेंगी? देखिए, संगठन का काम है ये सारी चीज। संगठन को देखना होता है कि इसको क्या टिकटें देनी है, किसको नहीं देनी है, किस तरह के आगे की राजनीति चलानी है। और जो गुटबाजी तो मुझे ज़्यादा अपने संगठनों में नहीं लगती, जितना आप हाईलाइट करते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी है। अभी जैसे पंचकुला में जो मतलब कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, तो उससे यह आभास हुआ कि राव इंद्रजीत जी वो अलग दिशा में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक अलग दिशा में चल रही। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि राव साहब इंसाफ मंच को फिर से खड़ा कर दें। तो यदि इंसाफ मंच में के उम्मीदवार के रूप में आरती राव अगर कोसली से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। संगठन का जो आदेश होगा वो सब करेंगे। यानी संगठन चाहेगा कि आप आरती के अगेंस्ट विधानसभा चुनाव लड़े, तो आप लड़ेंगे? आपको सीधे भाषा समझ में नहीं आ रही शायद। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और जो संगठन आदेश देगा वहीं से चुनाव लड़ेंगे। यानी आप हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार? देखा भी है कि 2005 में मैंने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी में, जब सालावास होती थी, और मेरे को 9 में टिकट नहीं दी पार्टी ने, 14 में भी नहीं दी, 19 में दी। तो हम कहीं चले थोड़ी गए, पार्टी में ही रहे, पार्टी में ही संघर्ष करा, पार्टी के कार्यकर्ता बन के हमने पार्टी को जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी करी। तो ये तो सवाल ही कुछ ऐसा आपने अटपटा कर दिया। और दूसरा ऐसा कोई वो नहीं है। पंचकुला मीटिंग में राव साहब मुख्य मंच पे थे, बराबर में बैठे हुए थे। जब एक बड़ी माला आई तो उसमें केवल अमित शाह जी और हमारे सीएम साहब और राव साहब ही थे। आपको कैसे अलग दिखाई देगा, ये मेरी समझ में आता नहीं। चर्चाओं में तो यही है, वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, कई असहमति दिखा देते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं हूँ। राजनीति में चर्चा पर्चा खर्चा चलता रहना चाहिए, तो समझ लो राजनीति जिंदा है। अच्छा, आने वाले समय में कहीं ऐसा होगा, आप जो कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को आरती से या राव इंद्रजीत से कोई शिकायत नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में आरती राव को कोसली से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती और आपको रेवाड़ी से उम्मीदवार के रूप में उतारती है, तो देखिए आरती भी बहुत दिनों से प्रयासरत है और उनका हक भी बनता है। टिकट उनको मुझे लगता है संगठन दे भी देगा, तो चुनाव लड़ना कोई वो बुरी बात नहीं है और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक विरासत है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो आपको रेवाड़ी विधानसभा से अगर टिकट मिले तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो कहीं से भी टिकट मिले, अंडमान निकोबार से मिलेगी तो मैं लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के पास ऑलरेडी मैसेज है, लेकिन आप कह रहे हो तो, क्योंकि आज देश और प्रदेश को जनता बढ़ता हुआ देखना चाहती है और वो इस 10 साल में जनता के जहन में है
किस तरह से देश और प्रदेश ने तरक्की करी है, तो आज जनता इस चीज़ों को भूलती नहीं है। और तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम इसी जनता ने किया है। ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ है। अगर लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री कोई बना है तो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो ये काम करें, जब भी तो लोगों ने सहयोग करा है, समर्थन किया है। भविष्य में भी मैं जनता से अपील करूंगा कि आने वाली पीढ़ियों का अगर भला चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। अब क्षेत्र में जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये काफी एक तरह से मतलब बढ़ता जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी रोजगार के विषय को ध्यान में रखते हुए कोई बेरोजगारों के लिए कुछ मतलब नौकरियों के लिए कुछ प्रयास करेंगी? देखिए, आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एम्स बनाया था, दूसरा जाके मनमोहन सिंह ने बनाया, ना इंदिरा गांधी ने बनाया। अटल जी ने 6 एम्स बनाए, मोदी जी ने 14 एम्स बनाए, टोटल 22 एम्स आज बन रहे हैं। तो आप सोच सकते क्या उसमें स्टाफ नहीं चाहिएगा? उसमें डॉक्टर भी चाहिए, उसमें पैरामेडिकल का स्टाफ भी चाहिए, उसमें डी ग्रुप के लोग भी चाहिए, उसमें कम से कम 5-7 हज़ार ये एक एक हॉस्पिटल में एक उसमें एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं? ये रोजगार देने का रास्ता है कि नहीं? जब एयरपोर्ट हमने देखा कि 10 साल पहले 70 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट बने, क्या वहाँ उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसी तरह से शताब्दी एक्सप्रेस थी, पहले शताब्दी एक्सप्रेस इस 10 साल से पहले केवल 25 चलती थी, आज 65 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। क्या उसमें रोजगार मिले कि नहीं मिले? और इसी तरह से चाहे IIM था, चाहे IIT था, वो सारी चीज उस 10 साल में मैंने बढ़ते हुए देखी हैं। क्या उनमें स्टाफ लगा कि नहीं? क्या उसमें एम्प्लॉयमेंट खुला कि नहीं? और दूसरा मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत जब भी बनेगा कि हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले ना बने। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो आज इंडस्ट्री, आज हमारे रफाल यहाँ बन रही है, आज हमारी पनडुब्बियां यहाँ बन रही हैं, आज हमारे मिसाइल यहाँ बन रही हैं, आज हमने उपग्रह इतने छोटे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं उनमें रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता? तो ये सारी चीज बढ़ते हुए आपने देखी है और मेरे देश की जनता ने भी देखी है, मेरे प्रदेश की जनता ने भी देखी है कि आज कितनी तेजी से बढ़ा। और जो शोर मच रहा है बेरोजगारी का, ये तो केवल हरियाणा में तो मैं आंकड़े आपको बता देता हूँ कि जब आपने देखा 50,000 नौकरियां केवल 5 साल में चौटाला जी ने दी थी, 10 साल आपके हुड्डा साहब राज करके चले गए, 80,000 नौकरियां हरियाणा में दी थी। हमने पक्की 1,42,000 नौकरी इस 9.5 साल में दी है। तो रोजगार बेरोजगारी का आंकड़ा आप कर सकते हैं। इसी तरह से HKRN में भी हमारे 1,20,000 लोगों को रोजगार देने का किया है। और अभी तो आपने देखा कि HKRN में 8% सैलरी में भी बढ़ोतरी करने का काम नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है। आप देख रहे होंगे सफाई कर्मचारियों की भी तनख्वाहें बढ़ाने का काम किया है। गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 16,000 रुपये और शहर के जो सफाई कर्मचारी उनको 17,000 रुपये। इसी तरह से चौकीदारों का भी पैसा बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ऐसे अनेक चीजें रोजगार बढ़ाने के ही रास्ते हैं। और रोजगार के रास्ते खुलेंगे कैसे? जब आप उसका प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। अब मेरे भी यहाँ, मेरी कोसली विधानसभा में भी आज हमने जाटूसाना और लाहड़ ब्लॉक को NOC जोन घोषित MSME का कराया है। तो ये रोजगार के अवसर ही तैयार किए जा रहे हैं ताकि टेक्निकल लोग हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको मौके पर ही मिले। क्योंकि आपने देखा कि एक समय ऐसा था जब ग्रोथ सेंटर बावल में खुला था 40 साल पहले, आज वो इंडस्ट्री हब बना हुआ है। तो ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन आधार मजबूत होगा तो आने वाले समय में सेना की सेना की बात करते हैं कि कोसली विधानसभा क्षेत्र जो आपका है, यहाँ से काफी संख्या में लोग युवा हैं वो सेना में भर्ती होने जाते हैं।
इसको आप ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि जैसे विपक्ष ने जो मुद्दा उठा रखा है अग्निवीर का, कि अग्निवीर जो योजना है वो किसी भी तरह एक फौजी के लिए मतलब सुरक्षित नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर जो योजना लागू करी है उससे आप सहमत हैं? देखिए, तो विपक्ष क्या करता है, विपक्ष तो जब आपने देखा काम ही विरोध का करता है। आप देखेंगे वो तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी कह रहे थे ऐसे ही करके आगे, कुछ नहीं हुआ। जब कभी ईवीएम पे लाछन लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे, कभी उच्च न्यायालय के आदेशों पे, तो वो कभी सीबीआई पे, कभी तो वो कहाँ का लाछन नहीं लगाते। तो अपोजिशन तो ये लाछन ही लगाती है, लेकिन इसको माइनरली अग्निवीर को सबको जानना पड़ेगा, उसके बारे में उसको समझना पड़ेगा। जहाँ 25% भर्तियां मिलिट्री में होती थी, वहाँ अग्निवीर के माध्यम से 100% लोगों को, मतलब 75% लोगों को ज्यादा मिल रही है, क्योंकि डिमांड तो 25 लोगों की है, तो वहाँ हम 4 गुना भर्ती कर रहे हैं, करने के नहीं कर रहे, और 4 गुना भर्ती करने के बाद भी 25% जो डिमांड है मिलिट्री की वो तो हो ही रही है, और 75% ऐसे लोगों को जो तैयार कर रहे हैं जो देश के प्रति समर्पित भाव को रखेंगे। आप आम भाषा में लोग कह देते हैं कि सबकी एक बार ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब ये ट्रेनिंग का हमने नया सिस्टम आदरणीय मोदी जी ने चलाया है, तो इस पे विरोध होने लग गया। भाई राष्ट्रीयता कब आएगी? जब राष्ट्रीयता कोई सिखाएगा जब आएगी। और इसमें भी जब वो आता है अग्निवीर के बाद भी आप देख रहे होंगे 40-50 लाख रुपए लेके आता है। अब बेरोजगारी इतनी है कि भाई यहाँ लोग 5-5 हजार रुपए नौकरी करना चाहते हैं, और जब 75% लोग सुधारी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। और उनके साथ साथ वो जो करके आते हैं अग्निवीर से जो होके आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार ने उनमें आरक्षण देने की बात कही है, क्योंकि अच्छे लोग, जिसमें भावनात्मक लोग, देश के प्रति लगाव के लोग जो आएंगे और उनको सरकारी नौकरियों में तवज्जो मिलेगी, तो ही तो स्ट्रक्चर ठीक होगा। स्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा? तो इसलिए उसमें कतई कोई लॉस नहीं है। और अब तो उसका नाम भी बदल दिया है आदरणीय मोदी जी ने, और उसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। जब क्योंकि जन भावना के साथ हमारी सरकार चलती है, जब कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो जन भावनाओं की कदर करते, उसमें कोई चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, तो ऐसा करा भी है। ना केवल कोसली बल्कि पूरी रेवाड़ी की जनता ये बात को स्वीकार करती है। जो कोसली में जो पिछले 5 सालों में विकास हुआ, उससे पहले वो 60 सालों में नहीं हुआ। आपका कोसली विधानसभा में एमएसएमई और इसमें एक अच्छा योगदान है, तो आपको लगता है कि कितना समय लगेगा कि ये अगले 5 सालों में कि उद्योग के रूप में कोसली जो विधानसभा वो एक डेवलप हो जाएगा? देखिए, मैंने जैसे बताया, बावल आज से 40 साल पहले एक छोटा सा ग्रोथ सेंटर खुला था, तो आज वो है, तो इसमें समय लगता है। और मैं ये समझता हूँ आने वाले 5 साल में ये आपको होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी सरकार ने जो है 1150 एकड़ जो NH 71 से मुस्तापुर टहना से रोडाई तक 1150 एकड़ भूमि पोर्टल पे डलवाई है, उसका सेटलमेंट चल रही है। जितनी जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी किसानों के साथ, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का कानून जो है 2013 में जाते जाते कांग्रेस बदल गई थी। हम किसी की जमीन किसी किसान की 1 इंच भी ले नहीं सकते। उनसे एग्रीमेंट करके, उनसे राजी करके तो ले सकते हैं, लेकिन हम उस सरकारों में नहीं है 4 और 6 और 9 के नोटिस दो किसानों की जमीन छीन लो, जो पीछे तांडव चला था कांग्रेस के राज में, अगर जबरदस्ती किसानों की जमीन, तो वो अब कारण चले गए। तो इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है। और आपने देखा भी जहाँ विकास की बात कोसली में कर रहे हो, वहाँ जहाँ ग्रोथ ना, ये जो MSME के सेक्टर जो बनेंगे, उसी के साथ आज नहरों का हमने जाल बिछाया है, पानी की मात्रा को बढ़ाने का किया है, रोडों की कनेक्टिविटी पहली बार, आज हमारे 90 नए रोड बन रहे हैं, 90 नए रोड बन रहे हैं, और 90 आज से पहले नहीं बने। और इसी तरह से इतने ही 100 के आसपास हमने तोड़ के रिपेयर कराए हैं रोड। तो जहाँ रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वहाँ पानी की मात्रा बढ़ रही है, वहाँ जितनी भी नहरें थी हमने तोड़वा के उनको सबको जोड़ा। क्योंकि पहले हम गए तो मुख्यमंत्री जी से हमने कहा अगर हमारे हिस्से का पानी अगर दक्षिणी हरियाणा को मिल जाए, क्योंकि यह कल्लर और खारी पानी है, तो ये तकलीफ हमें है, तो इसमें से जो शेयर हमें मिल जाए इसका बढ़ा के
और फिर मैंने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा भी शेयर मिलेगा कैसे, क्योंकि जब नहरों की कैपेसिटी नहीं है पानी समाने की तो बढ़ाएंगे पानी कैसे। तो हमने कहा जी नहरों का रिहेबिलिटेशन करें, और नहरों को हमने बढ़ाने का काम किया। आज जखाला माइनर को हमने पुनर्निर्माण किया, आज मुंदड़ा माइनर को पुनर्निर्माण किया, आज बुरथड़ा माइनर को दोबारा से चौड़ा और गहरा करा, आज रामपुरी माइनर को करा, आज खेड़ी रामगढ़ माइनर को करा, आज ओलात माइनर को करा, आज दीवाना माइनर को करा, आज लुहारी माइनर को करा। तो आज कोई भी नहर आप देखेंगे मेरे हलके में सुमा कतोपरी ये जो है रोड आई, इन सबको पक्का किया हमने। और आज पानी की मात्रा को भी बढ़ाने का काम किया। जहां 210 क्यूसेक पानी आता था जेएलएम में, हमारे आज वो 650 क्यूसेक पानी आ रहा है। जहां 450 क्यूसेक पानी आता था, महेंद्रगढ़ कनाल भी मेरे लगती है, उसमें आज 1150 क्यूसेक पानी आ रहा है। तो जहां नहरों का जाल बिछा, जहां आप देखेंगे पानी की मात्रा बढ़ी, जहां रोड बने, वही आप ताज्जुब करेंगे कि हमने आज 12-33 केवी के सब स्टेशन बिजली के भी बनाने का काम किया, क्योंकि वोल्टेज की भी प्रॉब्लम आती है। 2 हमने सब डिवीजन बनाने का काम किया बिजली का ही। और आपने देखा जब मैं आया तो 6-6 साल से ट्यूबलों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे, आज हमने 1285 ट्यूबलों के कनेक्शन भी कराए। आज सब ढाणियों में रहने वालों को सबको ट्रांसफार्मर भी लगाने का काम किया। और आज जो जर्जर हालत में बिल्डिंगें हो चुकी थी, चाहे वो मेरी कोसली सब डिवीजन की थी, आज उसका भी हमने टेंडर लगवा दिया 3.5 करोड़ रुपए में, उसको भी दोबारा पुनर्निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से बुडोली में भी हमारा पावर हाउस है, उसकी बिल्डिंग का भी हमने 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कराकर उसकी भी टेंडर लग गए, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। तो आज जो है जहाँ बिजली में हमने इसमें काम किया है, वहीं आपने देखा जब गाँव में जाते थे तो घरों के ऊपर से बिजली की तारें गई हुई थी, लोग बड़े शिकायत करते थे। तो आज और कुछ तार डैमेज हो रहे थे, लटक रहे थे कुछ, तो उनमें भी सुधारीकरण करते हुए 60 करोड़ का काम उन पे भी हमने कोसली हल्के में कराने का किया है। और आने वाला वो समय भी दूर नहीं है, गांव से 3 किलोमीटर भी अगर किसी का वो है तो उसको भी आज जगमग योजना से, हमारी सरकार की योजना है, उसको जोड़े ताकि उसको भी 24 घंटे बिजली मिले। तो इसलिए जहाँ बिजली का बढ़ाने का काम, और जैसे जब सीजन का टाइम होता है तो ट्यूबवेलों की बिजली को भी हमने 2 घंटे हर सीजन पे बढ़ाने का जो काम किया है। ठीक इसी तरह से आप फसलों की खरीद ले लीजिए, मुआवजे की बात कर लीजिए। तो आज फसलों में भी आज हरियाणा सरकार जो हमारी है वो 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रही है। हिंदुस्तान की कोई सरकार ऐसा नहीं है जो 14 फसलें खरीद रही हो। हमने तो बाजरे तक भी आपने देखा, जब मैं आया तो 900 और 1000 रुपए बाजरे के रेट थे, लेकिन आज हम 2500 रुपए बाजरे का रेट दे रहे हैं 4 साल में ही। और बाजरा हम किसान का खरीद रहे हैं, भावांतर भी दे रहे हैं अगर उस तरह का रेट नहीं है तो। और आपने देखा अब तो 2650 आदरणीय मोदी जी ने बाजरे का रेट कर दिया। तो जहाँ रेट बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का निरंतर काम चल रहा है, वहीं हम उसके उत्पादन को सुलभ तरीके से खरीदने का काम भी हमारी सरकार एमएसएम कर रही है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आज किसानों को भी जैसे सोलर का भी 80% सब्सिडी दी है, दूसरे यंत्र, कृषि यंत्र हैं, उन पे भी सब्सिडियाँ चल रही हैं। इसी तरह से टपका इरिगेशन सिस्टम पे भी सब्सिडी चल रही है। तो आज जहाँ पानी की बचत, पानी की मात्रा को बढ़ाने का, उसी तरह से आपने देखा मेडिकल के समय भी कोविड का एक जमाना आया था, 2 साल हमारा डिस्टर्ब करके चला गया। उसमें कोई नेता मार्केट में बाहर नहीं था। मैं तो कोविड वार्डों में भी गया, मैं तो आइसोलेशन वार्ड भी गांव-गांव में तैयार कराए रातों रात। और ऑक्सीजन की किस तरह की किल्लत आपने देखा रेवाड़ी में लोगों में थी कि 8 मिनट भी अगर ऑक्सीजन नहीं आए तो आदमी इस दुनिया को छोड़ जाता। तो उस भयानक स्थिति में मैं यहाँ कोविड हॉस्पिटलों में गया और उस समय हमने ऑक्सीजन के प्लांट भी लगवाए, एक रेवाड़ी में भी लगवाया, एक हमने कोसली में लगवाया। आज हमने पीएचसी भी बढ़ाई है, क्योंकि आज हमारी 11 पीएचसी है, 2 सीएचसी है, 1 सब डिवीजन का हॉस्पिटल है। और जहाँ डॉक्टरों की पूर्ति भी कराई। जब मैं आया तो कोसली हॉस्पिटल में 14 की वैकेंसी थी, लेकिन 2 ही डॉक्टर थे। आज हमने वहाँ 14 के 14 तो डॉक्टर इलाज करते हैं। तो कोविड में
मेरे यहाँ डॉक्टरों ने कमाल किया। 60 ऑक्सीजन लेवल चला गया था, उनको भी बचाने का काम मेरे यहाँ डॉक्टरों की टीम ने किया। इसलिए वो समय तो कोई नेता बाहर नहीं निकल के आया, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने सीना तान के खड़ा था और लोगों की सेवा करनी थी। वो भोजन की व्यवस्था करने की थी मरीजों के साथ, चाहे मेडिसिन की थी, चाहे दूसरे अन्य साधनों की थी, तो वो देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करा है। और ऐसे अनेक आप हॉस्पिटलों में, शिक्षा में भी हमने, अभी हमारा एक मल्टीपर्पज हॉल जो अपने बोडिया में जो 1 करोड़ रुपए का बनेगा, क्योंकि आज बोडिया कमालपुर में शहर से लोग पढ़ने गांव में जा रहे हैं। आज हमने बसें भी वहाँ लगवाई हैं और वो लगातार अच्छी स्टडी है। तो आज 1 करोड़ रुपए मल्टीपर्पज हॉल का भी वहाँ सेक्शन कराया है। इसी तरह से गुरावड़ा में पीजी क्लास खुलवाने का भी काम करा है। इसी तरह से आपने देखा कोसली कॉलेज में भी हमने पीजी क्लास खुलवाने का काम करा है। और अभी हमारा तहसील का हम उद्घाटन करने वाले हैं। और कोसली जाटूसाना में हमारे कॉलेज का बिल्डिंग का 32 करोड़ रुपए में काम चल रहा है। हमने रीजनल सेंटर भी 13.5 करोड़ रुपए में तैयार करा कर उनको समर्पित कर दिया है। इसी तरह से पुलों का काम भी हमारा चल रहा है। और नया लेटेस्ट बाईपास की भी बात मैं अगर करूं तो खुशखबरी भी है कि अब किसान राजी हो गए हैं जमीन देने के लिए। तो निकट भविष्य में कोसली का बाईपास भी तैयार हो जाएगा। अब इतना कुछ होने के बाद भी जितना आपने जो अभी अपने विकास कार्य गिनवाए, इतना कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सहयोग तो अच्छा करा, भारतीय हरियाणा सरकार ने आपको समर्थन तो पूरा दिया, लेकिन आपको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करा। तो क्या ये दर्द रहेगा कि मंत्रिमंडल में सब शामिल नहीं हो सकते? और मंत्रिमंडल में सब, क्योंकि ये तो गाइडलाइन इस तरह की, 15% ही मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, तो कोई न कोई तो रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम कोई मंत्री बनने नहीं गए थे, हमने तो विकास कार्य चाहिए थे, वो हमने धड़ल्ले से कराए। मुख्यमंत्री ने हमारी मानी। धन्यवाद।